गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोरोना की सेकेंड वेव के बाद में फर्स्ट क्लास हम ले रहे हैं और फर्स्ट क्लास में हम एमएससी फाइनल की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, एमएससी फाइनल जूलॉजी, एमएससी फाइनल जूलॉजी के अंदर आपके 6 पेपर आएंगे। इसमें 4 पेपर तो आपके कंपलसरी हैं। 4 पेपर में फर्स्ट है कोडेटा, सेकंड है आपके एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एंड इथोलॉजी। थर्ड पेपर आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स। फोर्थ पेपर आपकी जीन एंड डिफरेंशिएशन। ये 4 पेपर आपके कंपल्सरी है। उसके बाद में 5वां और 6ठा पेपर, ये जो 2 पेपर हैं वो आएंगे स्पेशल पेपर के। और हम स्पेशल पेपर जो चलाएंगे वो है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। एनवायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं। एक एनवायरमेंटल बायोडायवर्सिटी आएगी, एक में आएगी एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। तो 6ठा पेपर होगा हमारा, स्पेशल पेपर होगा वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी होगा। हम स्पेशल पेपर की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपलसरी पेपर की बात करते हैं। कंपलसरी पेपर के अंदर बात करते हैं कोडेटा की। तो देखिए, कोडेटा की अगर बात करते हैं तो कोडेटा के अंदर सबसे पहले आपके जो दे रखा है कि आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा दे रखा है, ठीक है। फाइलम टू क्लास तक दे रखा है। इसमें क्लासिफिकेशन न्यूटनी क्या है। फिर प्रोटीन कोडेटा के अंदर अगर हम बात करते हैं यूरोकोडेटा से लेकर लास्ट मैमल्स तक जो क्लासिफिकेशन है, उनकी जो एनिमल्स हैं उनका ओरिजिन है, उनका इवोल्यूशन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका उद्ध विकास कैसे हुआ है, ठीक है। जैसे पक्षियों के अंदर उड़ने की जो कला आई है वो कैसे ओरिजिन हुआ है, इनका सब की हम स्टडी किसमें करेंगे, कोडेटा के अंदर। रही बात एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इथोलॉजी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, वही सब्जेक्ट है जो हमने बीएससी थर्ड ईयर में स्टडी की है, बस उसका डिस्क्रिप्टिव रूप है, थोड़ा सा बड़ा रूप है, ठीक है। वो सारी चीजें आएंगी, क्लाइमेट है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी इसके अंदर आएगी, पॉल्यूशन इसमें आएंगे, ठीक है। इथोलॉजी के अंदर जो बिहेवियर के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, बिहेवियर के लिए जो भी हम स्टडी करते हैं वो सभी किसमें आएंगे, इथोलॉजी में, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स में हम बायोलॉजी में जो भी टूल्स यूज में लेते हैं, जितनी भी टेक्निक्स यूज लेते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूज है, माइक्रोस्कोप है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है, रेडियोग्राफी है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, रेडियोमेट्री, सारी चीजें हम किसमें यूज करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स में। एम्ब्रियोनिक टेक्निक्स है, एम्ब्रियो टेक्निक्स है, सेरोगेसी कैसे करते हैं, आईवीएफ कैसे करते हैं, सुपर ओवुलेशन कैसे करते हैं, वो टेक्निक्स में आ जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स में। रही बात जीन एंड डिफरेंशिएशन, दैट इज एन न्यू पार्ट आपकी बुक का, यानी आपके सामने इससे रिलेटेड काफी कम टॉपिक हैं जो आपने स्टडी की है, ठीक है। हालांकि इनके बारे में हमने काफी समय पहले से जानते हैं, लेकिन इतना डीपली स्टडी नहीं की है। तो जीन एंड डिफरेंशिएशन, जीनों के द्वारा किस प्रकार से विभेदन होता है, हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे लिए,
हमारे यानी जैसे मेंढक यानी मेंढक का अगर पैर कट जाता है, सैलमेंडर का अगर पैर कट जाता है तो कैसे बनता है, ठीक है, रीजनरेशन की क्षमता कैसे डेवलप होती है, स्टेम सेल्स क्या होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, एनवायरमेंटल किस प्रकार से हमारे को इफेक्ट करता है, जीनोपस ब्लास्टोमेयर क्या होता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होती है, इन सब के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, जीन एंड डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। तो इस सब की स्टडी हम करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो है जीन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जीन एंड डिफरेंशिएशन में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कोडेटा के अंदर भी हैं और जीन एंड डिफरेंशिएशन भी है, इसके अंदर दोनों में सेम टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं तो कुछ टॉपिक हैं, जैसे हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट जीन एंड डिफरेंशिएशन में टॉपिक है एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, endocrine control of metamorphosis in amphibia and insect, यानी एम्फीबिया यानी मेंढक, इंसेक्ट यानी कीड़े, इनके अंदर किस प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा किस प्रकार से मेटामॉर्फोसिस की क्रिया कंट्रोल होती है, यह अपना टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक की अगर बात करते हैं तो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया एंड इंसेक्ट, हम सबसे पहले बात करते हैं एम्फीबिया की, मेंढक में, सैलमेंडर हुआ, मेंढक हुआ, इनके अंदर किस प्रकार से मेटामॉर्फोसिस की क्रिया कंट्रोल होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टोटली मेटामॉर्फोसिस, जब क्योंकि एम्फीबिया की लार्वा को बोलते हैं टेडपोल लार्वा, मेंढक का जो फ्रॉकल लार्वा होता है उसे टेडपोल लार्वा बोलते हैं। टेडपोल लार्वा सेम टू सेम एक तरह से मछली की तरह होता है, उसमें जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें वेंट्रल फिन और डोर्सल फिन प्रेजेंट होते हैं, मछली की तरह वो स्विमिंग कर सकता है लेकिन वो चल नहीं सकता, थल पर नहीं रह सकता, और पैरों को चलने के लिए इसमें पूंछ प्रेजेंट होती है, इसमें पैर गतिशील नहीं होते हैं, और पूंछ यानी जो टेल होती है वो डिसअपीयर हो जाती है मेटामॉर्फोसिस के दौरान। अतः टेडपोल लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। और इस क्रिया के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करते हैं, चलो इसको पिट्यूटरी को भी छोड़ते हैं एक बार हम, अगर मेंढक में से अगर लार्वा अवस्था में अगर किसी भी मेंढक में से थायराइड ग्लैंड को हटा दें, कौन सी ग्लैंड को हटा दें, थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड जो हमारे में गले में होती है,
अगर थायराइड ग्लैंड, देखो समझना इस चीज को, किस प्रकार से कंट्रोल होता है। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। हम एम्फीबिया की बात कर रहे हैं। एम्फीबिया के अंदर फ्रॉग का जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा, हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या वाकई एंडोक्राइन कंट्रोल होता है क्या। मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो एंडोक्राइन कंट्रोल होता है क्या, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल करती है क्या। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ ऐसा सीक्रेट करती हैं जिससे जीव में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया सफिशिएंट चलती है। हम बात करते हैं टेडपोल लार्वा की। टेडपोल लार्वा में अगर हम लार्वल अवस्था में ही थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दें, उसको हटा दें, तो वो लार्वा कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। किस में कन्वर्ट नहीं होगा? एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो इस लार्वा को किस में बदलता है? एडल्ट में बदलता है। ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन अगर टेडपोल लार्वा में नहीं बन रहा है या नहीं सिक्रेट हो रहा है, तो वो कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इससे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। वे मेंढक जिन्होंने अपने लार्वा उस पानी में दिए हैं जहां पर पानी में आयोडीन की डेफिशिएंसी या आयोडीन की कमी है। किसकी कमी है? आयोडीन की कमी है। और आयोडीन की कमी वाले पानी के अंदर उन जीवों में थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता है और उन जीवों में थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इनमें थायराइड ग्लैंड है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन को बोलते हैं T4 हार्मोन, टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। अर्थात थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन होगा आयोडीन की प्रेजेंस में, और अगर आयोडीन नहीं है तो वहां पर किसी भी थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा। अतः अगर टेडपोल लार्वा जिस जगह पर है वहां पर अगर पानी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो वो टेडपोल लार्वा कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सैलामेंडर, ये भी एम्फीबिया है। सैलामेंडर भी किसका सदस्य है? एम्फीबिया। और सैलामेंडर के अंदर जो लार्वा होता है उसे बोलते हैं एक्सोलिटल लार्वा। तो इसका जो लार्वा है, सैलामेंडर का जो लार्वा है, अगर उस जगह पर है जहां पर आयोडीन की कमी है, आयोडीन डेफिशिएंसी, तो वो लार्वा कभी भी, ये लार्वा कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा लंबे समय तक। अगर ये सैलामेंडर का लार्वा लंबे समय तक अगर लार्वल अवस्था में ही बना रहता है, तो इसमें बिना एडल्ट के ही गोनेड्स डेवलप हो जाते हैं। गोनेड्स मेच्योर होकर वह रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नियोटेनी। क्या बोलते हैं? नियोटेनी, चीर भ्रूणता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नियो यानी चीर भ्रूणता, यानी वह लार्वल अवस्था में ही रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नियोटेनी। लंबे समय तक लार्वा अवस्था में बने रहना,
और एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होना उसे हम क्या बोलते हैं, नियोटेनिक। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि उस पानी में अगर हम वापस नॉर्मल कंडीशन में उसमें अगर हम आयोडीन मिक्स कर दें या आयोडीन उसमें डाल दें तो वह लार्वा वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो बात किसकी थी, सिर्फ और सिर्फ एम्फीबिया की, कि एम्फीबिया के सदस्यों में थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के TSH, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट के द्वारा स्रावित थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर तरीके से TSH हार्मोन सीक्रेट कर रही है तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा, जिससे इजी वे के अंदर ये जो लार्वल अवस्था होती है वो एडल्ट अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे मेटामॉर्फोसिस की क्रिया कहते हैं। अतः एम्फीबिया के सदस्य एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो किसी भी कंडीशन के अंदर इनमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी। दैट इज ऑल कि एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इंसेक्ट, कि इंसेक्ट में किस प्रकार से एंडोक्राइन कंट्रोल होता है। उसमें एक डायसिन हार्मोन होता है और एक होता है जुवेलाइन हार्मोन। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे। जुवेलाइन हार्मोन को बोलते हैं बाल्य अवस्था का हार्मोन, और एक डायसिन हार्मोन जो होता है वो होता है लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। जय हिंद।